स्केल को इमेजिन करके देखिए। पुणे की एक छोटी सी जागीर से लेकर सुदूर तंजावुर तक फैला हुआ एक विशाल साम्राज्य, ये कोई रातों रात हुआ चमत्कार नहीं था, और ना ही ये सिर्फ तलवारों के दम पर हासिल किया गया था। इसके पीछे एक असाधारण रणनीतिक सोच थी, जिसने नामुमकिन को भी मुमकिन कर दिखाया। इस पूरे मास्टर प्लान को अच्छे से समझने के लिए हम इन सैन्य रणनीतियों को 5 हिस्सों में बांटेंगे। पहला, स्वराज की शुरुआत। दूसरा, भूगोल और जनशक्ति। तीसरा, किले और छापामार युद्ध। चौथा, नौसेना का निर्माण। और पांचवा, विदेशी ताकतों पर नियंत्रण। तो चलिए, बिना किसी देरी के पहले हिस्से से शुरू करते हैं, स्वराज्य की शुरुआत। स्वराज की तरफ पहला कदम बहुत ही नपातुला था। इसमें सीधी जंग के बजाय कूटनीति यानी डिप्लोमेसी का शानदार इस्तेमाल किया गया। बिना खून बहाए बीजापुर से तोरणा किला हासिल कर लिया गया, और वहां जो गुप्त खजाना मिला उसका क्या किया गया? उस खजाने का बेहद समझदारी से इस्तेमाल करके मुरुम्बेव पहाड़ी पर विशाल राजगढ़ का निर्माण हुआ। सीमित संसाधनों का इससे बेहतरीन इस्तेमाल शायद ही कोई हो। अब आते हैं हमारे दूसरे पॉइंट पर, भूगोल और मैन पावर की समझ। यहाँ एक बहुत ही दिलचस्प बात सामने आती है। सीधे मैदान में उतरकर लड़ने के बजाय भौगोलिक जासूसी यानी जियोग्राफिकल रेकी को टॉप प्रायोरिटी दी गई। शुरुआती दौर में ही ये बात पकड़ में आ गई थी कि विरोधी शासकों ने पुणे के आसपास के जंगली और पहाड़ी घाटों को पूरी तरह से नजरअंदाज कर रखा है, और यही उनका सबसे बड़ा रणनीतिक ब्लाइंड स्पॉट साबित हुआ। इसी बात का फायदा उठाते हुए एक बेहद वफादार फोर्स तैयार की गई। मराठा, राजपूत और तमाम स्थानीय प्रमुखों को, जो अब तक अलग अलग बटे हुए और हताश थे, उन्हें स्वराज्य के एक सिंगल विजन के तहत एकजुट किया गया। ये सिर्फ एक सेना नहीं थी, बल्कि एक मकसद से जुड़े लोगों की एक मजबूत ढाल थी। अब रुख करते हैं तीसरे और शायद सबसे मशहूर पिलर की तरफ, किले और छापामार युद्ध। जी हाँ, छापामार युद्ध, जिसे गुरेला वॉरफेयर भी कहते हैं। रणनीति एकदम साफ थी, मारो और भागो यानी हिट एंड रन। इन चुनौतीपूर्ण पहाड़ी इलाकों को ही अपनी सेना का सबसे बड़ा हथियार बना लिया गया। टारगेट बस एक था, दुश्मन को अचानक से ज्यादा नुकसान पहुंचाना और अपने लोगों को पूरी तरह सुरक्षित रखना। और इस रणनीति का रिजल्ट क्या रहा? 370। जी हाँ, शासनकाल के अंत तक पूरे 370 किले मराठा नियंत्रण में आ चुके थे। ये कोई छोटा मोटा नंबर नहीं है, बल्कि पहाड़ों की ऊंचाई और किलों पर कब्जा करने की उस अचूक रणनीति का जीता जागता सबूत है। चलिए अब बढ़ते हैं चौथे पिलर की तरफ, नौसेना का निर्माण। ये जमीन से लेकर समंदर तक के वर्चस्व का एक बहुत ही विजनरी शिफ्ट था। लेकिन यहाँ एक स्वाभाविक सा सवाल उठता है, जब जमीनी युद्ध में पहले से ही इतनी महारत हासिल थी, तो फिर इस अनजाने और खतरनाक समंदर की तरफ जाने की क्या जरूरत पड़ गई? इसका जवाब एक बहुत ही खास कमजोरी में छिपा था। जमीन पर चाहे जितनी भी ताकत हो, सिद्दियों के जंजीरा किले पर कब्जा करना नामुमकिन साबित हो रहा था, क्योंकि उनकी नेवल पावर बहुत मजबूत थी। इससे ये बात शीशे की तरह साफ हो गई कि समंदर में एक स्ट्रॉन्ग बेड़े के बिना काम नहीं चलने वाला। तो इस प्रॉब्लम को टैकल करने के लिए बिल्कुल स्क्रैच से अपनी खुद की नेवी खड़ी करने का फैसला लिया गया। एक ऐसा बेड़ा तैयार करने के लिए पूरे 1 लाख का भारी भरकम इन्वेस्टमेंट किया गया, जो समंदर की लहरों पर अपना दबदबा बना सके। और इस नेवी में किन लोगों को शामिल किया गया? इसमें कोई आम सैनिक नहीं थे, बल्कि स्थानीय मछुआरे, कोली और भंडारी समुदाय के लोग थे, जिन्हें समंदर के चप्पे चप्पे की समझ थी। माइनाक भंडारी की कमान में इस देसी नौसेना ने समंदर में एक नया ही इतिहास रच दिया। और अब आते हैं हमारे 5वें और आखिरी हिस्से पर, विदेशी शक्तियों पर कंट्रोल। इस नई बनी नेवी ने पश्चिमी तट का पूरा पावर डायनामिक्स ही बदल कर रख दिया। जब सिद्धियों ने घबराकर मुगलों से हाथ मिलाना चाहा, तो उसके एकदम सीधे जवाब में शक्तिशाली सिंधुदुर्ग समुद्री किला खड़ा कर दिया गया। ये एक ऐसा मास्टर स्ट्रोक था जिसने सिद्धियों के साथ साथ पुर्तगालियों की हरकतों पर भी चेक लगा दिया। इसके बाद तो नेवल ऑपरेशंस बहुत तेजी से बढ़े। विदेशी जहाज़ों को बीच में ही रोककर उनसे नेवी का खर्च वसूला गया। कोलाबा को मेन नेवल हेडक्वार्टर बनाया गया और फिर वहां से अमीर तीर्थयात्री भेड़ों पर सिस्टमैटिक तरीके से छापेमारी करके कोस्टलाइन पर अपना पूरा दबदबा बना लिया गया। इस पूरी स्ट्रैटेजी ने गेम को इस कदर पलट दिया कि जो पुर्तगाली और अंग्रेज पहले समंदर के राजा बने फिरते थे, अब उन्हें सेफ पैसेज यानी सुरक्षित रास्ते के लिए हथियारों और गोला बारूद के रूप में हर साल टैक्स चुकाना पड़ रहा था।
ये अपने आप में एक बहुत बड़ी अचीवमेंट थी। तो इस पूरे एक्सप्लेनर के आखिर में ये सोचने वाली बात है कि अगर एक जमीन से घिरी हुई छोटी सी जागीर अपनी सूझबूझ से एक ऐसी नेवी खड़ी कर सकती है जिसके सामने बड़ी बड़ी यूरोपियन ताकतें भी घुटने टेक दें, तो आज के इस मॉडर्न दौर में ऐसे कौन से रणनीतिक ब्लाइंड स्पॉट्स हैं